हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 में विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय नागरिक शास्त्र, इसके अंतर्गत पाठ 2 संविधान निर्माण, तो शीर्षक है संविधान निर्माण पाठ 2। इसके अंतर्गत हम आपको संविधान की तरफ ले चलेंगे, यानी भारत का संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें क्या क्या नियम और कानून दिए गए हैं, इसके अनुसार हमारे देश की जो व्यवस्था है, चाहे वो सरकारों की व्यवस्था हो या जनता की व्यवस्था हो, सरकार के अधिकार और कर्तव्य हों, जनता के लिए या नागरिकों के लिए उनके अधिकार कर्तव्यों की बात हो, ये सब भारतीय संविधान में लिखित रूप में प्रस्तुत है। संविधान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम से उठा करके रख दी हो। इसको बनाने के लिए हमारे भूतपूर्व विचारक, नागरिक, विद्वान सबने मिलकर के आगामी भविष्य का निर्माण कैसे हो सकेगा, किस अच्छे प्रकार से हम नागरिकों को अच्छी राह पर ले जा सकते हैं, तो ये सारे नियम, चाहे वो सरकार के लिए नियम हो या नागरिकों के लिए हो, जो भी देश का नागरिक है, तो उन सब के लिए बनाए गए नियम और जो कानून हैं उनका संग्रह ही संविधान है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सरकार को क्या करना है, उनका क्या कर्तव्य है, उनके अधीनस्थ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, ये सब निर्देशित होता है। इसके साथ साथ देश के नागरिकों को मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इन मूल अधिकार और कर्तव्यों का समावेश भी इस पुस्तक में किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसी पुस्तक है या एक ऐसा कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा हमारे देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। संविधान के नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए कोई भी मंत्री, नेता या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी पद पर जब जाता है तो उससे पहले वो संविधान की शपथ लेता है कि वे जो भी कार्य करेंगे वो संविधान के नियमों के अनुसार ही करेंगे। तो इस प्रकार संविधान देश के व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया गया कानून संग्रह है। अब आई संविधान की बात, तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है मौखिक संविधान। तो पूरे विश्व में केवल ब्रिटेन देश एक ऐसा है जहाँ पर संविधान मौखिक है, यानी वहाँ लिखित कोई पुस्तक नहीं है। जो संविधान के अनुसार काम चलता है संसद में, वहाँ तो वहाँ की संसद में वो नियम कानून संसद में ही पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो लोग उनको ग्रहण करते हैं। अब नवयुवक आते रहते हैं, उनको ग्रहण करते रहते हैं, पुराने बुजुर्ग रिटायर होकर के अपने घर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर कोई पुस्तक नहीं है, किंतु वहाँ के जो नियम और कानून है वो व्यवहारिक रूप से मौखिक रूप में चलते हैं। अन्य सभी देशों में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले लिखित संविधान यूएसए में बनाया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब कुछ बच्चे या कुछ टीचर भी या कुछ अखबार वाले भी यूएसए ना कह करके उसको अमेरिका छाप देते हैं, जो नितांत गलत है। आजकल के अखबार में हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ये गलत है। अमेरिका तो एक महाद्वीप है, वो देश तो है नहीं। अब जैसे हम कहने लगे कि नरेंद्र मोदी को एशिया के प्रधानमंत्री थोड़ा कह सकते हैं, तो इसलिए
जो हम आपको बता रहे हैं आप उस पर ध्यान देंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के ही राष्ट्रपति हैं या कनाडा के राष्ट्रपति हैं या भारत के राष्ट्रपति हैं, किसी भी महाद्वीप का कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता। वो मीडिया वाले गलत छाप देते हैं, उससे सतर्क रहें। अब इसके आगे हम चलते हैं संविधान का अर्थ। तो संविधान के अर्थ के अंतर्गत संविधान एक ऐसी जो कानून लिखे गए हैं जो जनता सरकारों के लिए हैं, और सरकार के लिए उसमें क्या कहा गया, सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। उन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए कुछ ऐसे नियम और कानून भी बनाएं जिससे कि हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो वो सरकार जो भी बनेगी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके लिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं, निर्देश तत्व दिए हैं, उसके अंतर्गत सरकारों को ही निर्देशित किया गया है कि अपने देश की जनता के हित में जो भी कानून लगता हो वो बना सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। तो ये तो रहा सरकारों के लिए। अब जनता के लिए यह है कि उन्हें जब संविधान हमारा बना तो उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए जनता के लिए, नागरिकों के लिए। किंतु संविधान संशोधन 1976 के अनुसार वहाँ उस संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया, यानी उसको सीमित कर दिया। तो अब 6 मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। सीमित का मतलब है उसकी जैसी आमदनी है, जैसा वेतन है, उसके अनुसार वो संपत्ति रख सकता है। उससे अधिक संपत्ति रखने पर उसकी संपत्ति कुर्क हो सकती है, जब्त हो सकती है सरकार के द्वारा, जैसा होता रहता, छापे पड़ते रहते हैं। तो संपत्ति का अधिकार सीमित हो गया, उसको हटा दिया गया वहाँ से। अब 6 अधिकार मिल गए हैं। तो ये नागरिकों के लिए हैं। अब जहाँ हम अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकार तो जनता बहुत जल्दी मांग लेती है, किंतु जनता के लिए संविधान बनते समय 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। बाद में एक कर्तव्य और जोड़ करके अब इनकी संख्या 11 हो गई है। तो 11 मौलिक कर्तव्य और 6 मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए दिए गए हैं। ये संविधान एक ऐसा विशाल पुस्तक है जिसमें सारे नियम कानून लिखे गए हैं। अब इसके अनुसार कुछ विद्वानों ने संविधान की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी। जैसे कि हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, लॉर्ड ब्राइस ने संविधान के लिए कहा कि संविधान एक ऐसा रूप है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने के लिए सरकार और जनता के लिए नियम और कानूनों का संग्रह है। दूसरा, डायसी के अनुसार, अब डायसी भी एक विद्वान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में जो लिखा है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जनता, इन नागरिकों और सरकार दोनों के लिए ही बनाए गए कानूनों का संग्रह है। अब हम चलते हैं दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का एक उदाहरण हम आपको देते हैं। 1964 ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका के एक महान व्यक्ति जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, अब वहाँ पर गांधी जी भी अपनी वकालत करने के बाद दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो उस समय जब गांधी जी वहाँ गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा श्वेत और अश्वेत के बारे में बहुत भेदभाव था। यानी अंग्रेज लोग जो वहाँ थे वो गोरे लोग यानी श्वेत लोग कहलाते थे, और जो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे वो काले थे रंग में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ, वो विषुवत रेखा के अधिक निकट है वह देश। तो विषुवत रेखा के निकट रहने वाले देशों जो देश स्थित हैं वहाँ पर सूर्य का सीधी किरणों के पड़ने के कारण अधिक प्रभाव पड़ता है और वहाँ गर्मी अधिक पड़ने के कारण वहाँ के लोग काले होते हैं। तो श्वेत और अश्वेत की विचारधारा बहुत तेज़ी से पनप रही थी। गांधी जी ने भी
ये दुर्दशा को वहाँ देखा और वहाँ के जो महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने उसकी बगावत की, विरोध किया, कुछ लोगों को लेकर के धरने प्रदर्शन किए और अपना एक ऐसा गुट तैयार किया जो कि श्वेत लोगों के प्रति हमेशा लड़ता रहा। किंतु वहाँ अश्वेत लोगों का यानी गोरे लोगों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने इसका विरोध देखते हुए नेल्सन मंडेला जी को आजीवन कारावास की सज़ा दे करके जेल में डाल दिया और एक ऐसी जेल में डाला जैसे कि भारत में सेल्वर जेल है अंडमान निकोबार द्वीप में, ऐसे ही वहाँ पर भी एक इस प्रकार की जेल जहाँ पर चारों तरफ पानी था, द्वीप बना था, तो उस जेल में डाल दिया। अब आजीवन कारावास यानी 28 वर्ष का माना जाता है। 28 वर्ष के कारावास से छूटने के बाद जब नेल्सन मंडेला फिर बाद में बाहर आए तो उन्होंने फिर वही बागी तेवर श्वेत लोगों के प्रति जारी रखे और इस प्रकार उन्होंने वो विरोध करना आरंभ कर दिया। आखिरकार श्वेत लोगों को अश्वेत लोगों के सामने झुकना पड़ा और श्वेत लोगों का वर्चस्व घटता गया, अश्वेत लोगों का यानी काले लोगों का वर्चस्व बढ़ता चला गया। दक्षिण अफ्रीका में जब इस प्रकार का व्यवस्था बनी तो उन्होंने कुछ वहाँ के लिए भी संविधान बनाया और उसमें संविधान में ये लिखा उन्होंने, नेल्सन मंडेला जी ने या उनके सहयोगियों ने, कि जो पिछली बातें हो गई हैं, चाहे वो किसी पर अत्याचार हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, और या किसी अन्य पर हुआ हो, श्वेत लोगों पर हो या अश्वेत पर हो, जो भी हुआ पिछली बातों को उनको छोड़ दीजिए। नए नियमों के अनुसार जो अब हम नियम बना रहे हैं वे श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों के लिए मान्य होंगे। ऐसा एक संग्रह बनाया, नियम और कानून बनाए जो श्वेत और अश्वेत लोगों को दोनों को अच्छे लगे और उन्होंने उनको माना और इस प्रकार से एक ऐसा संविधान बना जिसमें कि सभी वर्गों, सभी जातियों का समावेश किया गया और सबको इसका लाभ मिले, देश के हित में काम हो, श्वेत अश्वेत का भेदभाव छोड़ दें। इस प्रकार का कानून सबको मान करके और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। उस लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी को बनाया गया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर वहाँ पर काफ़ी समय तक इसका लाभ उठाया। लगभग 2 सत्रों में यानी 10 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे और उसके बाद में वे वहाँ से रिटायर हुए। तो ये एक हमने आपको उदाहरण दिया लोकतांत्रिक सरकार का, जहाँ इतना बड़ा भेदभाव श्वेत अश्वेत लोगों में चल रहा था। अब इसके आगे हम चलते हैं तो है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी भारत में क्यों पड़ी, भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब जैसे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी संस्था काम करती है, विद्यालय काम करता है या अनेक विभाग काम करते हैं, तो वहाँ पर अगर नियम और कानून नहीं होंगे तो वो कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसलिए नियम और कानूनों के द्वारा ही किसी कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके अंदर बंद करके आदमी काम करता है, उससे बाहर नहीं जाता। तो नियम कानून का संग्रह संविधान होता है और किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने संविधान की विशेष आवश्यकता होती है। तो भारत का संविधान लिखित रूप में है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसलिए भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो संविधान बना उसको बनाने के लिए 13 प्रारूप समिति बनाई। उन महान विचारकों ने, विद्वानों ने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, वे संविधान के मूल तत्व कहलाते हैं, जिनका जिक्र नीचे हम करेंगे। तो उन विद्वानों ने इस संविधान को बनाने में अनेक समितियों का गठन किया, तो उसमें 13 प्रारूप समिति बनाई गई और उन 13 प्रारूप समितियों का उद्देश्य ये था
कि सब अपने अपने नियम कानून बना करके लाएं और उसके बाद उनको एक साथ जोड़ा जाएगा। इस काम को करने के लिए हमारे अनेक विद्वानों ने काम किया और इस प्रकार हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान बनाया गया, नियम कानून बनाए गए और उसको एक साथ संग्रह करके छपवाया गया। इस प्रकार संविधान हमारे देश में भी बनाया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बिना कानून के कोई भी व्यक्ति अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। इसलिए उस संविधान में जो देश की संसद होगी, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, तो गांधी जी ने सबसे पहले इस नियम कानून को बनाया कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इस संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं और नए नियम जोड़ सकते हैं। तो हमारे देश में संविधान जो बनाया गया उसमें संसद की महत्वपूर्ण भूमिका नए कानून बनाने में और पुराने कानून में बदलाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संसद के 2 सत्र हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जनता के द्वारा जो चुने प्रतिनिधि उनके द्वारा बनती है और राज्यसभा में जो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर विधानसभाओं के हों, उन दोनों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और जब ये दोनों सदन के सदस्य किसी भी नियम और कानून में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नियम ऐसा है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 से किसी भी कानून को पास कर देते हैं या फेरबदल करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें वो मान्य होता है। उसके बाद वो दोनों सदनों के पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और वो हस्ताक्षर करने के बाद कानून का रूप धारण कर लेता है। किंतु कुछ नियम और कानून ऐसे हैं, जैसा कि आपने देखा सुना जीएसटी, तो ऐसे कुछ नियम हैं जो बड़े कठोर बनाए गए। तो उनके लिए क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तो हैं ही हैं, उनके साथ साथ हमारे देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें कम से कम आधी विधानसभाओं के द्वारा उनको पास करना और फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास करना, ये जरूरी है। तो जीएसटी को जब लाया गया तो उसमें संसद के दोनों सदनों के द्वारा तथा राज्यों की आधी विधानसभाओं के द्वारा उसको पास करना आवश्यक था और उनको पास किया गया। ठीक इसी प्रकार से कुछ नियम कानून ऐसे भी होते हैं जो केवल उपस्थित सदस्यों के 1/3 बहुमत से भी पास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कानून में बनाना और उनको बदलाव करना यानी परिवर्तन करना, इसके लिए संविधान में अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं जिनके द्वारा वो कानून में परिवर्तन होता रहता है। अब हम बता रहे हैं भारतीय संविधान निर्माण में चल रहे हैं अभी हम। तो भारतीय संविधान निर्माण इस प्रकार से हुआ। उसके लिए जब हमारे देश से अंग्रेज गए तो वैसे तो वो जाने वाले थे नहीं। कांग्रेस उस समय हमारे देश में अच्छा काम कर रही थी, एक संस्था थी कांग्रेस, और जिसका गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय में, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता बनर्जी ने की थी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी डॉक्टर A.O. हयूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, इटावा के जिला कलेक्टर थे, किंतु उन्होंने फिर भी भारतीयों की सहायता के लिए कांग्रेस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनको कांग्रेस के संगठन बनाने में उनका नाम याद किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से संविधान बना और वो तैयार हो गया। उसके बाद अंतरिम सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। गरम और नरम दल दोनों ने मिलकर के इस देश से अंग्रेज़ों को भगाया। गरम दल का ज़्यादा महत्व था और नरम दल का कम महत्व था, किंतु जब संविधान बना, जब सरकार बनी, तो उस समय गांधी जी का बोलबाला था और वो नरम दल के अगुवा थे। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले भी थे।
तो इस प्रकार से नरम दल वालों का वर्चस्व होने के नाते जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री घोषित किया गया, अंग्रेजों के द्वारा उनको नामित किया गया, अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री रहेंगे। 47 से और 52 तक ये हमारे देश के अंतिम सरकार बनी, उसके प्रधानमंत्री बने और वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से कुछ अनेक जो विद्वान लोग थे उनको कुछ विभाग, मुख्य मंत्रालय दिए गए। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिनको उद्योग मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से वो जनसंघ के संस्थापक भी थे। ऐसे ही सरोजिनी नायडू थी, अंबेडकर जी थे, वो कानून मंत्री बने। तो बहुत सारे लोगों को बनाया गया। किंतु 1952 में हमारे देश में आम चुनाव हुए जनता के द्वारा, और पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। 5 वर्ष का कार्यकाल उसका रखा गया और उसमें फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। फिर 57 में जब चुनाव हुए 5 वर्ष के बाद, तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो इस प्रकार से उनके कार्यकाल के 3 काल पूरे हुए और चौथे कार्यकाल में फिर उनको चुना गया। किंतु 1964 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में उनका तो वर्चस्व खत्म हो गया। तो उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब ये शासन चलता रहा, संविधान बन गया। तो संविधान के बारे में हम बता रहे हैं और लंबी कथा न करते हुए संविधान के बारे में सोचते हैं। अब संविधान सभा, तो संविधान सभा जब बनी थी, संविधान बनाने के लिए बनी थी। तो संविधान सभा जब बनी तो उसमें शुरू में 299 सदस्य थे, बाद में उनके बढ़कर के सदस्य 308 संख्या हो गई। और संविधान निर्माण बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके साथ साथ वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कन्हैयालाल लाहौरी, अनेक ऐसे नेता थे जो उस समय के थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये संविधान बन गया। अब संविधान जब बना तो इन नेताओं में सबने मिलकर के उन कानूनों को संग्रहित किया और वो संविधान की पुस्तक जब बन गई तो उसको छाप दिया गया। 26 नवंबर 1949 को उसको प्रस्तावित कर दिया गया, यानी पास कर दिया संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया। जिससे जब लागू हो गया हमारा संविधान तो हमारा देश एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अब जो भी काम होता है वो हमारे संविधान के नियम और कानून के आधार पर ही किया जाता है। अंत में हम कहते हैं कि संविधान के मूलभूत तत्व, तो संविधान के मूलभूत तत्वों में यह है कि जो व्यक्तियों ने उनमें सहयोग किया उनके नाम लिए गए हैं यहाँ। तो 13 प्रारूप समितियों में एक थी मुख्य प्रारूप समिति, उनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऐसी और भी 12 समितियाँ, कुल मिला के 13 समितियाँ थीं और सबको मिला करके संविधान बना। तो भीमराव अंबेडकर जो थे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, यानी जब ये महाराष्ट्र में के रहने वाले थे और जब ये पढ़ते थे तो इनको लोग गलत निगाह से देखते थे, क्योंकि ये निचले वर्ग में आते थे, दलित वर्ग में आते थे। किंतु फिर भी इनकी उत्सुकता को देखते हुए जब बाद में ये और तेजी से आगे बढ़े तो सरकार ने इनके पढ़ाने का जिम्मा अपने आप पर लिया और इनको USA, ब्रिटेन आदि देशों में पढ़ने के लिए भेजा। तो अब ये कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए जब वहाँ से लौटे तब इन्होंने संविधान बनाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए इनका नाम जो है स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। इनको भारत रत्न की उपाधि भी दी गई मरणोपरांत। तो इस प्रकार से इनके साथ जो अनेक लोग थे ये संविधान के मूलभूत तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार ये हमने आपको पाठ पढ़ाया संविधान निर्माण। अब बच्चों इसको आपने ध्यानपूर्वक सुना, किताब में और पढ़ेंगे पाठ तो और बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। उसके बाद में इसका जो PDF हम भेजेंगे प्रश्नोत्तर वो आपको
अपने रजिस्टर में लिखना है और उनको आगामी जो दूसरी परीक्षा होगी, द्वितीय मासिक परीक्षा, उसके लिए आपको उन्हें याद भी करते रहना है। द्वितीय मासिक परीक्षा ऑफलाइन भी हो सकती है, इसलिए विचार चल रहा है। अब आगे जो भी सरकार निर्णय करेगी वैसा होगा। तो ठीक बच्चों, आप धन्यवाद आपका सुनने के लिए।